जो समझना बढ़िया से। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स के बारे में। तो देखिए समय की शुरुआत से जो चैप्टर इतिहास का चैप्टर 1 उसका अगला पार्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है, लैटिन। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिक्स का अर्थ होता है बानर। देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स, ऑस्ट्रो मतलब होता है दक्षिण और यूनानी भाषा का एक शब्द है ऑस्ट्रो, और पिथिक्स का मतलब क्या होता है, बानर। बानर से मिलकर बना, ठीक है ना। बानर और यूनानी भाषा और दक्षिणी भाषा के शब्द से मिलकर क्या बना है, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स। यह इसलिए दिया है क्योंकि बानर का आद्य रूप में उसकी एक मतलब बानर अवस्था में अनेक पाई गई है। बानर इसलिए दिया है क्योंकि मनुष्य जो है ना, मानव जो है उसका उत्पत्ति किससे हुआ, बानर से हुआ, समझ गए ना। अभी जो हम लोग जैसा मनुष्य है उसका उत्पत्ति किससे हुआ बच्चों, बानर से हुआ। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स की विशेषताएं क्या होते थे, इनके जबड़े भारी होते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स भी मानव जैसा था लेकिन उनमें बानर का लक्षण मौजूद होता था। क्यों, क्योंकि उनके जबड़े जो है भारी होते थे, समझे, ये सब बड़ा बड़ा होता था जबड़ा, और हाथों की दक्षता सीमित थी। हाथ जो थे ना वो सीमित था, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। जबड़ा बड़ा होता था लेकिन हाथ एकदम सीमित। अब हम लोग में क्या, हम लोग में शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे हाथ की दक्षता भी बड़ा होते जाते हैं जी। पहले उंगली छोटा सा रहता था फिर बड़ा, लेकिन उनके हाथों की जो दक्षता रहता था, आकार रहता था, वह हमेशा क्या रहता था, सीमित रहता था, ठीक ना। आगे क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स की बात करते हैं तो इनके दांत भी बड़े होते थे एवं अधिक समय पेड़ों पर गुजारते थे। अब हम लोग मनुष्य जो है, आज के जो मानव है, आधुनिक मानव है, क्या हम लोग पेड़ पे रहते हैं, नहीं, अपना आवास बनाते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि सब पेड़ को काट के अपना घर बनाना है जी। लेकिन ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते थे, पेड़ पे रहते थे। इनके जबड़े बड़े होते थे। कोई भी आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स क्या, तो बताइएगा कि दक्षिणी और यूनानी भाषा का एक शब्द इसका मतलब बानर होता है। ये इनके जबड़े बड़े होते थे, समझिए ना। हाथों की दक्षता सीमित रहते थे, तो ये अपना अधिक समय कहाँ पे गुजारते थे, पेड़ों पे गुजारते थे, समझिए ना। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स जो थे सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स एवं होमो में अंतर। अब होमो आप लोग पढ़ाए थे ना इससे पहले, होमो में तो क्या होता है, होमो का मतलब होता है मानव, और मानव में स्त्री और पुरुष दोनों ना आते थे जी। होमो यही ना बताते हैं, होमो में मानव और मानव में स्त्री पुरुष दोनों आते थे, समझिए ना। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स और होमो में अंतर क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स इसका मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता था, और होमो का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स की अपेक्षा छोटा होता था, क्योंकि इसमें बानर प्रजाति के लोग आते थे, और इसमें कौन आते थे, स्त्री और पुरुष आते थे। तो इसका जो मस्तिष्क दिमाग है, मस्तिष्क है, वह होमो से क्या होता था, बड़ा होता था। इनके जबड़े बड़े होते थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स के जबड़ा जो बड़ा होता था और इनका जबड़ा क्या होता था, छोटा होता था, ठीक है ना। हाथों की दक्षता सीमित थे, ये हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे। इनका हाथ सीमित था, लेकिन होमो में हम लोग में क्या था, स्त्री पुरुष में क्या था, होमो में अपना हाथों का अधिक उपयोग कर लेते थे, अगर काम में हाथ चला लेते थे, समझिए ना। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थे, चलते थे। बानर प्रजाति जो ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स था वो चलते तो थे लेकिन सीधे खड़े होकर नहीं चल पाते थे। सीधे खड़े होकर भी चलते थे लेकिन बार बार गिर जाते थे, क्षमता अधिक नहीं था। लेकिन इसमें क्या था, ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक होते थे। होमो जो प्रजाति है, होमो आया तो क्या सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता उनमें ज़्यादा थे, वे सीधे खड़े होकर चलते थे, ठीक है ना। तो होमो के बाद एक आता है होमोनॉइड। होमोनॉइड एक है होमोनिड, दोनों में अंतर समझ जाएगा। होमोनॉइड क्या है, होमोनिड क्या है। होमोनॉइड मतलब क्या होता है, यह बंदरों से कई तरह से भिन्न है।
इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है। होमोनॉइड जो है बंदर से कई प्रकार से भिन्न है। कैसे? क्योंकि जो बंदर है, बंदर के क्या पूंछ होते हैं ना जी, लेकिन होमोनॉइड के पूंछ नहीं होते। समझिए ना, बंदर के पूंछ होते तो होमोनॉइड के पूंछ नहीं होते थे। विशेषता इनकी क्या है? इनकी विकास एवं निर्भरता की अवधि अधिक लंबी होती है। अब जो होमोनॉइड है, होमोनॉइड एक है होमोनॉइड ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स होमो। तो होमोनॉइड के जो विकास होता था, शारीरिक विकास क्या था, मानसिक विकास, वो क्या होता था, अधिक लंबा समय लगता था। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है, लालन पालन पोषण करने में समय लगता है 10 साल 5 साल जो भी लगता है ना जी, तो अच्छा कैसा समय लग जाता है। होमोनिड क्या है? ये होमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। होमोनिड जो है होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं, क्योंकि इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। ये 2 पैरों के बल चलते हैं, ठीक है ना। होमोनिड में मानव प्रजाति रहते हैं जिसमें एक ही परिवार है, लेकिन मानव के कई रूप हैं। सबका रूप एक ही नहीं, जैसे कि बानर है, आपके सामने 10 बानर रख देंगे तो सबका फेस एक लगेगा जी, लेकिन मनुष्य में ऐसा बात है नहीं। तो होमोनिड एक परिवार के सदस्य होते हैं और ये 2 पैरों पर क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। और इनके परिवार के सदस्यों में इनका फेस जो चेहरा जो है सबका अलग अलग होता है। समझिए ना, सबका अलग अलग होता है। इससे पहले क्या पढ़ा था आप लोग का, थोड़ा सा नोट्स कॉपी लाइए। नोट्स कॉपी दो जो पढ़े थे। तुम अपना नोट्स कहाँ लेंगे? तो सिमरन, हाँ देखो ध्यान दो, और बोले कि यार नहीं आएगा, कैसे कॉपी लेके चलेगी, गलत बात है लोग। इससे पहले तो लोग क्या पढ़ाया था तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो समय की शुरुआत सबसे पहले हम लोग मानव के बारे में बात किए थे। समझिए ना कि जैसे समय की शुरुआत हुआ था तो मानव का उद्भव कैसे हो, मानव आखिर आया कैसे, कितना साल पहले आया, तो उसमें हम लोग सबसे पहले आदि मानव के बारे में देखा था कि आदि मानव की उत्पत्ति कितना लाख वर्ष पहले हुआ था, 56 लाख वर्ष पहले हुआ था ना जी, 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। और फिर हमारे जैसा मानव जो है, आधुनिक मानव कब आया था, 1,60,000 वर्ष पहले, ठीक है। इसमें लोग मानव देखते हैं क्या कि मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले हुआ था और आधुनिक मानव 1,60,000 वर्ष पहले आया था। और उनका भोजन क्या होता था, आदि मानव का भोजन क्या होता था बताइए? मांस होता था, जानवरों का मांस होता था, दूसरे का द्वारा मारे गए जानवरों को खाते थे और वो जानवरों का शिकार करते थे। समझिए ना, कंदमूल फल फूल बीज ये सब खाते थे ना जी। ये सब क्या था, आदि मानव का भोजन था, इसको हम लोग देखे थे। फिर क्या पढ़े थे, आदि मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो आदि मानव का जो इतिहास था, आदि मानव का जो इतिहास, उसके जानकारी के स्रोत हमको किस किस चीज़ों से मिले थे, जीवाश्म से मिले थे। और क्या, गुफा पर चित्रकारियों से, गुफा पर चित्रकारियों से। अब पत्थर के औजार, जब हम जीवाश्म को देखें, गुफा पे बने हुए चित्रकारियों को देखें, पत्थर के औजारों के बारे में जाने, तब हमको पता चला कि नहीं आदि मानव का पता चला था, ठीक है। आदि मानव का पता चला था, उनका भी इतिहास था, उसको हम यही इसी माध्यम से नहीं देखे थे जी, इसी माध्यम से देखे थे कि चित्रकारी के माध्यम से। समझिए ना, कैसे आदि मानव थे, कैसा कैसा चित्र बनाते थे, पत्थर के औजार कैसा कैसा बना लेते थे। समझिए ना, जीवाश्म का उपयोग अपने किस किस कार्य के लिए करते थे, आखिर जीवाश्म का उपयोग करने के लिए कैसे सीखे, वैसे नहीं देखे थे। जीवाश्म शब्द का प्रयोग एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलना आकर्षक किसी चट्टान में समाहित हो जाता है, फिर लाखों समय लगता है। अब क्या पेड़ पौधा जानवर जो है, ऐसे मान लीजिए कि कहीं पे कुछ हुआ, पत्थर उत्थर में दब गए, दबने के बाद मिट्टी में चले जाते हैं, समझिए ना, अवशेष के रूप में, और लाखों वर्ष के बाद वे क्या बन के निकलते हैं, जीवाश्म बन के निकलते हैं। यही से ना पढ़े थे जी, जीवाश्म बनने में, ईंधन बनने में लाखों साल लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाता है। पत्थर के औजार,
तो पत्थर के औजार में आदि मानव द्वारा चित्रकारी करने के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता है। अब आदि मानव जो भी चित्र बनाते थे, चित्रकारी सब करते थे, तो वो कैसे करते थे? जैसे पत्थर पे चित्रकारी करने के लिए हाथ से तो नहीं हो पाएगा, लकड़ी से तो नहीं हो पाएगा, तो पत्थर के क्या बना लेते थे वे लोग? औजार बना लेते थे, समझिए ना, चित्र वगैरह सब बनाने के लिए। ठीक है, नोट पॉइंट में एक लिखवाए थे 1856 में जर्मनी के डेसेलडोर्फ नगर के पास रेडिन घाटी के मौजूद मजदूर चुने गए पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे। वे उन्होंने खोपड़ी और अस्थिपंजर के रूप में कुछ टुकड़े मिले थे। जब 1856 जनवरी के डेसेलडोर्फ नगर के पास जो मजदूर खुदाई वगैरह कर रहे थे तो उनको क्या मिला था? खुदाई के दौरान खोपड़ी मिला था और अस्थि पंजर मिला था, मतलब जो मानव प्रजाति है तो उसका अस्थि मिला था, हड्डी वगैरह मिला था, खोपड़ी ऐसे मिला था। ठीक है ना, इन चीज़ों से उनको पता चला। स्कूल शिक्षक कार्ल पुलेंट को सौंप दी जो एक प्राकृतिक इतिहास थे और उनसे पता चला कि नहीं आदि मानव होते थे, समझ गए ना, आदि मानव होते थे। उनका खोपड़ी एकदम सेम हम लोग के जैसा जैसे मिला हो रहा था, समझ गए ना, खुदाई के दौरान मजदूरों को, तब उन लोगों को पता चला था कि नहीं आदि मानव भी होते हैं। गुफा पर चित्रकारी, गुफा पर चित्रकारी देखिए, पत्थर के औजार को समझ गए और आदि मानव के बारे में इतिहास की जानकारी कैसे मिलता है? गुफा पे चित्रकारी के माध्यम से। गुफा पे चित्रकारी, आदि मानव गुफाओं पर चित्रकारी करके ज्ञान देने का कार्य करते थे। जीनस, फिर उसी से एक बहुत ही फेमस वर्ड था क्या? जीनस। जीनस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वंश के लिए किया जाता था। ठीक है ना, इस शब्द का प्रयोग वंश के लिए किया जाता था। और प्रजाति का मतलब भी समझिएगा, प्रजाति मतलब क्या होता है? प्रजाति या स्पीशीज, प्रजाति या स्पीशीज जीवों का ऐसा समूह होता था जिसके अंतर्गत जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते थे। ठीक है ना, प्रजाति मतलब क्या होता है? एक नर रहेगा और एक मादा, मतलब एक स्त्री पुरुष रहेगा तभी ना अपने जैसा नई संतति की उत्पत्ति कर सकता है। जैसे ही कर लेगा अकेले नहीं होगा। प्रजाति में वही होता है और इनके बच्चे भी प्रजनन करने की जब इनके बच्चे में क्षमता आता था तो वो भी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते थे। ठीक है ना, यही सब क्या है? प्रजाति है। एक पुस्तक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया पुस्तक था ऑन द स्पीशीज। क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। और इस पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स डार्विन क्या बताते थे कि जो मानव है, मानव की उत्पत्ति किससे हुई है? जानवरों से हुई है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन। और इस पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स डार्विन क्या बताना चाहता है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? जानवरों से हुई। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 24 नवंबर 1859 को ये पुस्तक क्या है? प्रकाशित हो गए थे। ठीक है, फिर हम लोग प्राइमेट के बारे में पढ़े थे। प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह होता है। स्तनपायी प्राणियों के, ठीक है, स्तनपायी प्राणियों के एक बहुत बड़ा समूह होता है प्राइमेट। इसमें बानर, लंगूर और मानव शामिल है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, दूध पिला के परवरिश करते हैं ना, उसी को स्तनपायी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बानर भी होते थे, लंगूर भी होते थे और मानव भी होते थे। समझिए ना, खुद अपने बच्चे को जन्म देते थे और खुद दूध पिलाकर सेवन करते थे। ठीक है, होमो, तो होमो यहाँ से तो आज बताएंगे होमो के बारे में। ठीक है ना, होमो क्या था इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। होमो लैटिन भाषा का ही शब्द है। ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स भी किस भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का। और होमो भी किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। होमो का अर्थ क्या होता है? आदमी। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है। होमो में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। होमो के प्रकार में हम लोग देखें, होमो के मुख्यतः वैज्ञानिक दृष्टि के तौर पे होमो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये होमो हैबिलिस पता क्या करता था? औजार बनाने का कार्य करता था। क्या करता था? औजार बनाने का कार्य करता था। और होमो इरेक्टस, इसमें सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले लोग शामिल थे। होमो इरेक्टस में कौन लोग आते थे?
ठीक है। होमो हैबिलिस औजार बनाने के कार्य करता था। होमो इरेक्टस में जो लोग कौन आता था, दोनों पैर पर सीधे खड़े होकर चलते थे, उनको रखा गया। और एक होमो सैपियंस कहा गया चिंतनशील मनुष्य को। चिंतनशील कहने का मतलब कि जो सोच सकता है, समझ सकता है, और सोच समझ के जो किसी कार्य को करता है ना, उसी को चिंतनशील कहते हैं। और इसको होमो सैपियंस वैज्ञानिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी याद रखेगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, तो अभी तक तो यहीं तक कहानी रहेगी, यहीं तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोनिड के बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है।